अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। बीजेपी विधायक दल की आज बैठक है। राजधानी रायपुर में इस विधायक दल की बैठक को लेकर अभी से हलचल तेज हो चुकी है। भाजपा कार्यालय में पर्यवेक्षक मौजूद हैं, संगठन के पदाधिकारी पहुंच गए हैं। सीएम के नाम का ऐलान आज होगा। 54 विधायकों में से तमाम विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए सूचना भेजी गई थी। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी विधायक दल की बैठक। ये माना जा रहा है कि 2 से 3 बजे तक स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएगी। मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। तीनों पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। विधायकों से रायशुमारी होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। सीएम पद को लेकर कई नाम चर्चा का विषय बने हुए। विष्णुदेव साय, गोमती साय, रेणुका सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, गोपी चौधरी, अरुण साव, ये पूरा पैनल है 5 से 6 नामों का, जिन्हें लेकर ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता के सरताज के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब में से वो चेहरा कौन होगा जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने वाला है? बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक सेवक चुनने का एक बड़ा मौका विधायकों के पास होता है और इसी के चलते पर्यवेक्षक जो कि राय जानने के लिए पहुंचे हैं विधायकों की, ये स्पष्ट करेंगे धीरे धीरे इस बैठक के जरिए। विधायक दल की बैठक के बाद कहीं ना कहीं नामों को लेकर कोई ना कोई जरूर मीडिया से मुखातिब होते हुए बताएगा कि आखिर किस चीज को लेकर चर्चा हुई है, किस समीकरण को साधने के लिए किस नाम पर फोकस रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। 6 ऐसे नाम हैं जो कि रेस में फिलहाल चलते हुए नजर आते हैं। रमन सिंह हों, ओपी चौधरी हों, अरुण साव हों या रेणुका सिंह हो, हर एक चेहरे के साथ एक समीकरण जरूर सामने आता है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता आगे बढ़ाने में और सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रहने में बहुत सहायता कर सकता है। अब ये देखने वाली बात कि पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर और अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस चेहरे पर भरोसा जाहिर करती है। कुछ खास नाम जो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं, ये वो नाम है जो संभावित तौर पर माने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल हैं। अगर इन 6 नामों से अलग भी कोई एक नाम सामने आता है तो निश्चित ही चौंकने वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से अंदाजा लगा लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ही प्रदेश में मुखिया के नाम को लेकर चौंकाती है। मध्य प्रदेश में अब देखना होगा क्या सिलसिला होता है। छत्तीसगढ़ में तो चूंकि देखिए हलचल शुरू ही हो गई है, तो आज ये माना जाए कि इंतजार लंबा नहीं करना पड़ेगा। दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक, उससे पहले पदाधिकारियों से चर्चा। मनसुख मांडविया पहुंच गए हैं। तीनों पर्यवेक्षक मौजूद हैं। अर्जुन मुंडा जो बहुत अच्छे से समझते हैं आदिवासी समीकरण किस प्रदेश में कितना काम करता है, खासतौर पर बीजेपी के लिए। दुष्यंत गौतम है, अच्छा खासा प्रभार संभाल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, हर समीकरण को साधने का प्रयास करते रहे। सर्बानंद सोनोवाल बहुत महत्वपूर्ण नाम बीजेपी की तरफ से, खुद भी मुखिया की जिम्मेदारी लगातार समझते आ रहे हैं। और तमाम वो नाम जो छत्तीसगढ़ में सत्ता संभालने के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। 6 ऐसे नाम जो निश्चित ही पैनल के तौर पर सामने होंगे और अब पर्यवेक्षकों पर निर्भर करता है, विधायकों पर निर्भर करता है कि आखिर वो किसे अपना मुखिया चुनना चाहते हैं। दोपहर 12 बजे का समय ठीक तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक उस दौरान शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि चर्चा लंबी भी चले, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर पर्यवेक्षक पहुंचे हैं तो कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द नाम को समझ सके, समीकरण को समझ सके और उसके बाद ऐलान बीजेपी करे। आकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश, अभी क्या कुछ हो रहा है बीजेपी मुख्यालय में? देखिए, अभी बीजेपी मुख्यालय में जो है पर्यवेक्षकों की बैठक चल रही है। संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ओम माथुर मौजूद है, मनसुख मांडविया मौजूद है, नितिन नवीन मौजूद है, प्रदेश के अध्यक्ष जो है अरुण साव वो मौजूद है, संगठन के लोग मौजूद है। चर्चा चल रही है यहाँ पर। विधायक दल के पहले जो बैठक की चर्चा है वो चल रही है। इसके बाद जो है 12 बजे के बाद जो विधायक दल की बैठक शुरू होगी। कई विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ एक एक करके आने वाले हैं। 12 बजे के बाद विधायक दल की बैठक होगी। रायशुमारी करीब 2 बजे तक विधायक दल की बैठक चलेगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो नाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। तब तक इससे पहले तमाम प्रक्रियाएं चलेंगी। टोह लेंगे कि कौन चेहरा हो सकता है, प्लस माइनस जो है वो सभी नेताओं के देखेंगे। कई नाम यहाँ पर सीएम चेहरे को लेकर सामने आ रहे हैं। ओबीसी चेहरा, बड़ा चेहरा अरुण साव का नाम सामने आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम है। आदिवासी चेहरे की बात करें तो सबसे आगे विष्णुदेव साय का नाम चल रहा है।
इसके अलावा भी जो महिला मुख्यमंत्री के को लेकर जो कयास लगा रहे थे, उसमें रेणुका सिंह का नाम सामने आया था, गोमती साय का नाम गया था बीच में। तो ऐसे तमाम नाम है, लेकिन मोहर किसी एक पर लगनी है। ऐसे में चर्चाएं जो है वो विधायक दल की बैठक में होगी। इसके बाद जो निर्णय होगा, फैसला कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं, जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, विधायकों के लिए अलग एक गेट जो है रखा गया है। तो अभी कुछ विधायक पहुंचे हैं, अभी सभी विधायक नहीं पहुंच पाए। तो 12 बजे तक कहा जा रहा है संभवतः कि ठीक है, यानी कि अभी समय है, हो सकता है कुछ और लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा हो। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी जानकारी गरियाबंद से, जहां 1200 रुपए के लिए हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से मौत की घाट उतारा है। हत्या के बाद आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया। आरोपी और पीड़ित दोनों तोरला गांव के निवासी हैं। नवापारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। गरियाबंद से खबर हम आपको बता रहे हैं। धारदार हथियार से इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। वजह महज 1200 रुपए। ये मामूली सा विवाद जो कि धीरे धीरे वारदात में तब्दील होता गया। हत्या के बाद आरोपी इतना बेखौफ कि सरेंडर भी कर देता है। आरोपी और पीड़ित दोनों तोरला गांव के निवासी। नवापारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। जानकारी पुलिस की तरफ से भी जुटाई जा रही है कि आखिर पूरा मुख्य विवाद क्या रहा, इस दुर्घटना के, इस पूरी वारदात के पीछे मुख्य वजह क्या रही। तो गरियाबंद की पूरी घटना, 1200 रुपए के लिए हत्या कर दी गई। सहयोगी शेख इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, बताइएगा क्या था ये पूरा मामला? ये वंशिका, ये जो पूरा मामला है नवापारा थाना क्षेत्र के ग्राम तोरला का है। 1200 रुपए के, महज 1200 रुपए के लेन देन को लेकर एक युवक ने धारदार हथियार से, चाकू हथियार से उस युवक की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद आरोपी जो है थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। और तोरला गांव के दोनों रहने वाले हैं, निवासी भी और आरोपी भी। फिलहाल आरोपी पुलिस के हिरासत में है और आगे की पूछताछ की जा रही है। और महज 1200 रुपए के लेन देन की हत्या की गई है। ये एक सोचने वाली बात है कि इतने कम पैसों के लिए एक कैसे की हत्या की जा सकती है। और धारदार ये छोटी समझी साजिश थी या षड्यंत्र थी या पहले से ही हत्या करने के लिए सोचा गया था, ये पुलिस की जांच के दायरे में आता है। और हालांकि पूरे मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है और आरोपी पुलिस की हिरासत में है। जी, कुल मिलाकर पुलिस के बयान का भी इंतजार। बहुत शुक्रिया आपका इमरान, जानकारी के लिए। और जांजगीर चांपा से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी का राज आते ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। जांजगीर नैला में कांग्रेसी अध्यक्ष के खिलाफ एक बिगुल बजाने की तैयारी, चूंकि अब मोर्चे पर पार्षद भी होंगे इस बात को लेकर कि अगर सरकार हमारी है तो अध्यक्ष भी हमारा होना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास की कुर्सी पर खतरा। जांजगीर नैला में बीजेपी के पूर्ण बहुमत के बाद भी कांग्रेस का अध्यक्ष काबिज है और ये बात नागवार गुजर रही है। नगर पालिका में 25 पार्षदों में से 13 पार्षद बीजेपी के। उनके साथ साथ हो सकता है कि तमाम ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो इस बार ये चाहते हों कि बीजेपी का अध्यक्ष ही काबिज होना चाहिए। तो बीजेपी के गठन के साथ ही सरकार में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग परिवर्तन आप सिलसिलेवार देख ही रहे हैं। रायपुर में भी इसी प्रकार की कवायद और यहाँ पर भी ये सिलसिला। जांजगीर चांपा की खबर का जिक्र करेंगे, जहां पर एक निर्माणाधीन मकान में काम के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रक से मार्बल टाइल्स उतारते समय हादसा हो गया। गीली मिट्टी होने के कारण ट्रक का टायर दब जाने के चलते बैलेंस बिगड़ा और टाइल्स में एक फंसी रस्सी टूट गई। इससे टाइल्स उनके ऊपर जा गिरे। आपको बताएं कि दोनों को गंभीर हालत में खरौद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उनकी जान जा चुकी है, बचाया नहीं जा सका। जांजगीर चांपा की यह दुर्घटना, 2 लोगों की जान चली गई। गीली मिट्टी थी इसलिए टायर फंसा और इसी के चलते रस्सी टूटी। जो टाइल्स इस ट्रक में लोडेड थे वो 2 लोगों पर गिर गए। बहुत ज्यादा वजन और इसी के चलते मौके पर स्थिति और ज्यादा गंभीर हुई। और अगली खबर बलौदाबाजार से है। फिर से गौठान में गायों की मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ग्राम पंचायत गिधौरा, जहां गौठान में 3 गायों की मौत हो चुकी है। एक सप्ताह में कसडौल विकास खंड के गौठानों में दर्जनों गायों की जान जा चुकी है। ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते गायों की जान जा रही है, ये बात स्पष्ट भी है। इसके बावजूद लगातार लापरवाही। गौठानों में गाय की मौत, एक बार फिर से 3 गायों की मौत को लेकर जानकारी बलौदाबाजार से खबर। सहयोगी योगेश हमें स्थिति समझाएंगे। योगेश, कहाँ लापरवाही हो रही है?
जी देखिए, आपको बता दें कि गोठान की जो व्यवस्था है वो गायों को रखने के लिए सुचारू रूप से चालू की गई थी, लेकिन जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही है कि कहीं न कहीं गोठान में बलौदाबाजार जिले के झारखंड में अब तक भी एक सप्ताह में दर्जनों गायों की मौत हुई। बीते दिनों मरकड़ा में 4 गायों की मौत हुई थी, मलदा के गोठान में मौत हुई थी और आज की धौली ग्राम पंचायत के गोठान में 3 गायों की मौत हुई, जिसमें से एक जो गाय है उसकी स्थिति इतनी बुरी थी कि कहीं न कहीं जो चारा व्यवस्था है वो कहीं न कहीं पूरी लापरवाही से बरती गई है। जो गोठान की व्यवस्था वीडियो में आप देख सकते हैं, हम गोठान में पहुंचे थे, वहाँ न चारा खानों के लिए, गाय के लिए चारा व्यवस्था की गई थी, न किसी प्रकार की पेयजल की व्यवस्था की, जिसके कारण ठंड में गायों की मौत यहाँ पर बताई जा रही है। हालांकि जनपद पंचायत के सीईओ ने हमसे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी तरह जवाब नहीं दिया। लेकिन गांव के जो सचिव है उनका कहना है कि कहीं न कहीं हमारी भी लापरवाही है और ग्राम पंचायत की भी लापरवाही, जिसके चलते गायों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरह से कसडोल जनपद में कई गोठानों में गायों की जो मौत है वो कहीं न कहीं लापरवाही भी है कि जब गोठान में गाय को रखा जाता है तो उसके लिए चारा पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, और समय समय पर क्या सचिव भी इसकी देखभाल करेंगे, जनपद पंचायत सीईओ को भी आना चाहिए, ग्राम पंचायत की भी एक देखभाल बनती है, क्योंकि जो गाय है वो ठंड में उनके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, गोठान ही एकमात्र सहारा है। और ऐसे में गोठान में अगर इन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं की जाती तो गाय की मौत होना स्वाभाविक बात है उनकी का। बिल्कुल, यानी कि हर तरफ अनदेखी चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जानकारी के लिए। और अगली जानकारी सूरजपुर से है, जहां दलदल में एक हाथी फंस गया है। 7 घंटे से हाथी फंसा हुआ है। ग्रामीण और वन विभाग की टीम लगातार इस मशक्कत में जुटे हुए हैं कि इसका रेस्क्यू किया जा सके, सफलतापूर्वक इसे बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी। 30 हाथियों का दल जंगल में मौजूद है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के बरबसपुर का यह पूरा मामला। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सूरजपुर से 7 घंटे से मशक्कत में ग्रामीण और वन विभाग की टीम, जिससे गजराज को दलदल से बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी है। दलदल वाला क्षेत्र आपको पता है कितनी परेशानियां आ रही होंगी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सूरजपुर की आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार हाथी के फंसे होने के चलते परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हाथी के रेस्क्यू में प्रशासनिक अमला भी लगातार जुटा हुआ है। कोशिश लगातार की जा रही है कि ग्रामीणों को बुलाया जा सके, उनकी सहायता ली जा सके, जैसे तैसे इस हाथी को बाहर निकालने की कवायद, लेकिन अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दलदल वाला क्षेत्र, और चूंकि 7 घंटे से ऊपर हो चुके हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी से। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, मौजूदा हालात क्या हैं? अवंतिका, देखिए, प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के बरबसपुर जंगल के पास का मामला है, जहां लगभग 30 हाथियों का दल जो पिछले 10-15 दिनों से यहाँ विचरण कर रहा है, उसी दल से विचरण कर ये जो एक हाथी है वो दलदल में फंस गया। चूंकि 7 घंटे बीत चुके, किसी तरह से ग्रामीणों ने जब इसे देखा तो वन अमले को इसकी जानकारी दी, और वन अमला और ग्रामीण मिल के किसी तरह से पहले तो रास्ता बनाया गया कि दलदल से बाहर निकले, लेकिन फिलहाल अभी भारी मशक्कत करने के बाद जैसे मशीन मंगाई गई और उसके बाद रास्ता बनाया गया और हाथी किसी तरह से बाहर तो आ गया, लेकिन वो फिलहाल तो इंजोर्ड लग रहा है। इसलिए जो आला अधिकारी है मौके पर, डीएफओ मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और मौके पर स्थिति का जायजा लेने के बाद किस तरह से उसे जंगल में रखा जाएगा या जो चिकित्सीय व्यवस्था की जाएगी वो फिलहाल जो जिम्मेदार अधिकारी उनके पहुंचने के बाद अभी निर्णय लिया जाएगा, लेकिन किसी तरह से अभी फिलहाल दलदल से बाहर निकाल लिया गया है अवंतिका हाथी को। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जानकारी के लिए। तो आपको ये जानकारी हम दे दें, सहयोगी जिस तरह से बता रहे हैं कि दलदल से तो निकाला गया है इस हाथी को, लेकिन अभी भी स्थिति जो है स्वास्थ्य के मद्देनजर ठीक नहीं है। इस हाथी की टीम को बुलाया गया है, वो परीक्षण करेंगे, उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि आखिर समस्या किस ओर आ रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता, इस हाथी को दलदल से बाहर निकाल लिया गया। और अगली जानकारी धमतरी से आपको दें, जहां चोरों ने गांव में धावा बोल दिया है। कुरूद के बगदेही गांव का ये पूरा मामला। चोरों का धावा, एक ही रात में 4 मकानों के ताले टूटे, नकदी, जेवर, मोबाइल फोन कुछ नहीं छोड़ा, सब लेकर फरार हो गए चोर। ये बड़ा मामला, चूंकि लगातार जब इस प्रकार की वारदातें सामने आती हैं तो सीधे सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं, कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं। 1-2 घर नहीं, सीधे 4 घरों को निशाना बनाया। एक ही रात में 4 मकानों में चोरी हुई है। धमतरी का ये पूरा सिलसिला हम आपको बता रहे हैं। नकदी, जेवर, मोबाइल फोन, जो कुछ हाथ लगा सब लेकर चोर फरार हो गए। अपने आप में एक बड़ी वारदात, 4 मकानों में एक ही रात में एक साथ चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बलरामपुर की, जहां एक सड़क हादसे में युवक की जान जा चुकी है। बेकाबू ट्रैक्टर पलट गया, युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने सनावल पुलिस को इस बारे में सूचित कर दिया है। आपको बताएं कि बेहद ही गंभीर हादसा, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने तक का समय नहीं मिला। इतनी खराब हालत रही कि व्यक्ति ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस को सूचित किया गया है। सनावल थाना क्षेत्र के पीपरपान गांव का ये पूरा मामला। ये बड़ी जानकारी, सड़क हादसा जिसमें एक व्यक्ति दम तोड़ चुका है, स्थिति बेहद खराब। बलरामपुर का यह हादसा जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर पलटा और ऐसी भीषण स्थिति बनी है कि हालात काबू में नहीं रहे। एक व्यक्ति जिसकी जान जा चुकी है। हादसे में युवक की मौत हो गई। घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से ट्रैक्टर पलटा है। जो मौजूदा हालात है वो ये बता रहे हैं कि निश्चित ही बेहद ही घातक स्थिति रही होगी। महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल पाटिल अपने 1 दिवसीय दौरे पर भिलाई पहुंचे। उन्होंने भिलाई में मां तुलजा भवानी मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन किए। मराठा मित्र मंडल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। न्यूज 18 से खास बातचीत में मंत्री अनिल पाटिल ने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार बहुमत के साथ सत्ता में। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अनिल पाटिल हमारे साथ हैं। भिलाई दौरे में पहुंचे हुए, इनसे बात करेंगे। सर, भिलाई दौरा है, कैसा दौरे पर आए हैं, किस तरह का? नहीं जी, तो फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल भवानी माता के दर्शन को आना मेरे लिए ज़रूरी था। उस हिसाब से यहाँ पर मेरे हिसाब से 2016 या 14 या 15 में आया था मैं। उसके बाद में आज दर्शन करने का योग, और यहाँ के स्थानिक लोग उनके मेरे काफ़ी संबंध पुराने है जी, उस हिसाब से यहाँ पर पधारे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं, कैसा देखते हैं? ये तो बहुत आनंद की बात है। मेरे हिसाब से कल विधायकों का जो भी है वहाँ पर चर्चा की, विधायकों के साथ में चर्चा हो जाएगी और विधायक का जो नेता है कल चुने जाएगा, ऐसा अंदाज़ा है। पीछे सरकार जो चल रही थी, अभी नई सरकार आई है, उम्मीद लगा के रखना जरूरी है। अभी 2018 में एक बार कांग्रेस एक तरफ आई थी, 2023 में ऐसा हुआ कि बीजेपी एक तरफ आई। कुछ ऐसा आपको नजर आता है कि क्या कारण रहा? अभी हमें तो ऐसे, हम तो 5-6 महीने पहले भाजपा के साथ में गठबंधन में शामिल हुए हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि ये मोदी जी का करिश्मा है। उस हिसाब से यहाँ पर भी मोदी जी का ही करिश्मा हो सकता है, और उस हिसाब से सरकार यहाँ पर भाजपा के पीछे जनता खड़ी है। सर, एक चीज़ और है कि विपक्ष जो है, खासतौर पर कांग्रेस की बात कर रहे थे, बार बार ईवीएम में सवाल खड़ा करते रहा है। अभी विपक्ष ईवीएम के ऊपर लगातार बातें करते रहता है, तो जहाँ उनकी सरकार आ जाती है तो वहाँ ईवीएम क्यों नहीं चलता है? आम आदमी पार्टी ईवीएम के ऊपर बोलती है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों आई? पंजाब में क्यों आई? जहाँ हमारे हिसाब से चुनाव जीतने का मौका मिलता है वहाँ ईवीएम अच्छा रहता है। जहाँ हार जाते हैं तो टिखरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ना रहता है। ये राजनीति में ये चलते रहता है। सर, एक चीज़, 6 महीने के बाद में फिर से लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या मोदी जी का जादू फिर चलेगा? ये 100% जो हिंदी बेल्ट है उसमें तो मोदी जी का जादू ऑलरेडी पहले से ही था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। देश के अंदर मोदी जी ने जो यहाँ पर हम लोगों को विकास की राजनीति दिखाई है, उस राह पे आगे का रास्ता जो है भाजपा के लिए और गठबंधन के लिए आसान रहेगा। महागठबंधन काफ़ी हुंकार भर रहा है। महागठबंधन ही चलेगा आगे। थैंक यू। देखिए, अनिल पाटिल महाराष्ट्र के भिलाई दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी का जादू है वो अभी इस विधानसभा चुनाव में चला है, और आने वाले जब लोकसभा का चुनाव होगा तब भी मोदी असली चेहरा होगा, मोदी जी का ही जादू चलेगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। पिचोंग तूफान का जिक्र कर लेते हैं। इसके चलते छत्तीसगढ़ में 3 दिनों तक बारिश होती रही। खेत में रखी धान की फसल पानी में डूब गई है। ज्यादातर जगह ऐसी जहां पर फसलें खराब हुई हैं। मरवाही विधानसभा के मगाव में जहां काफी नुकसान हुआ है,
किसानों को भी फसल बर्बाद होने का डर अलग अलग जगहों पर अब सताने लगा है। तो पेंड्रा का ये जिक्र हम कर रहे हैं, किसानों की फसल यहाँ पर लगातार बर्बाद होती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार बुरी हालत है। इस वक्त हमारे साथ इस खेत के कुछ किसान खड़े हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है इन्हें। क्या कहते हैं, धान जो बेमौसम जो बारिश हुआ है उसका कैसा नुकसान हुआ है धान को? धान क्या है, शुरू में लुआई किए थे तो उसको तो खलिहान तक पहुंचा चुके हैं। जो बचा हुआ था वो 60% खेत में वो पानी में भीग गया। लू के खेत में किसान छोड़े थे, वो पानी की वजह से 3-4 दिन बेमौसम बारिश के कारण पानी उसको पूरी तरह से उसका कलर चेंज कर दिया है। धान को में जो चावल निकालेंगे तो पूरी तरह से टूट जाएगा और उसका स्वाद चला गया है, कलर भी चेंज हो गया है। हम उस धान को यदि मंडी में ले जाते हैं मिसाई करके तो अधिकारी कर्मचारी उस धान को वापस कर देंगे, ऐसा हमें डर सता रहा है। और उस धान को हम परिवार में भी अपने बच्चों परिवार के पेट पालने के लिए रखेंगे तो धान में कोई स्वाद तो है ही नहीं, उसको खा नहीं सकते हम लोग। इसलिए किसान थोड़ा ज़्यादा चिंतित है हम लोग, क्योंकि धान हमारा पूरी तरह क्षति हो चुका है। आप बताएं कि कैसा नुकसान हुआ और क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने सरकार से? सरकार भी बदल गया है। अब धान तो नुकसान हो ही गया है, रातों दिन पानी गिर रहा है, बारिश गिर रहा है, तब क्या करें? अब धान नुकसान हो गया, किसान भी कहाँ ले जाए धान? मंडी भी ले जाएंगे मीस मुसाई करके, तब अधिकारी लोग भी डांटेंगे हमको, धान खराब है क्या वापस कर देंगे। तो खाने के लिए भी स्वाद नहीं है, खाने के भी अच्छा नहीं लगेगा, चावल भी नहीं निकलेगा, उसमें टूट जाएगा। अब पूरा रद्द हो गया धान, तो अब क्या करें आप उसको? जो 3 दिन की बारिश थी अब तो थम चुका है, लेकिन किसान अब भी अपने धान को निकाल नहीं पाए हैं। सरकार बदल गई है, नए सरकार से किसानों की उम्मीदें हैं। देखने वाली बात होगी कि नई सरकार किस तरह की निर्देश प्रशासन को देती है और प्रशासन किस तरह से राहत किसानों को देता है। न्यूज़ 18 के लिए सुबीर चौधरी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और अब छत्तीसगढ़ टॉप 20।